Assalamualaikum grade 10. How are you? I hope all of you are fine. I hope all of you are safe, healthy and studying. I hope all of you have made your academic schedule. Schedule बनाओ, timings fix करो, subjects के लिए days fix करो और accordingly discipline के साथ उनको prepare करो. ठीक है? जब तक हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे हम सक्सेसफुल नहीं होंगे. फाइजा नदीम हेयर विद योर इंग्लिश लेसन्स. और इंग्लिश लेसन्स में आज हम करेंगे रिव्यू 2. ठीक है, रिव्यू 2 के बारे में जानते हैं विद इन अ मिनट. जी, रिव्यू 2 इज फ्रॉम पेज 101 टू पेज 105. और इस रिव्यू में कुछ जनरल से क्वेश्चंस हैं और ये जनरल से क्वेश्चंस क्या हैं, इनकी मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करनी है, सिनोनिम्स निकालने हैं. ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है. ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है डेफिनेटली वो बुक में से कहीं ना कहीं से आता है, ग्रामर एक्सरसाइजेस से आता है, ग्लॉसरी से आता है, कहीं ना कहीं से वो आता है. उनमें से एक सोर्स आपकी रिव्यू क्वेश्चंस भी है. ठीक है, तो इन रिव्यू क्वेश्चन का सबसे पहले पहला सेंटेंस देखते हैं. ये एमसीक्यूज है, तो ये आपके एमसीक्यूज हैं. इनके अंदर आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है टू टेल which is the correct answer of the given statement. अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रिव्यू 2 एक्सरसाइज का था वो ये था, but the point here is that it is not convenient and you have to find out what does the word convenient mean in this sentence. इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है कि convenient क्या है? convenient का मतलब easy है, good है या difficult है? वो ये कह रहा है कि point ये है कि ये convenient नहीं है. अगर ये convenient नहीं है तो ये क्या है? easy, good या difficult? तो बेटा, but the point here is that it's not convenient means it's not easy, it's difficult to solve. ठीक है, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, though both of these two mediums cover the news effectively, there are distinct differences in the way they do it. Distinct, क्या लग रहा है आपको कि ये डिस्टिंक्ट वर्ड जो है इसके क्या मायने होंगे स्पेसिफिक सेंटेंस में? क्या लगता है आपको? परप्लेक्सिंग. परप्लेक्सिंग के मायने पता है, इसकी मीनिंग्स पता है? परप्लेक्सिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग. ठीक है, किसी चीज को देख के आप सख्त कंफ्यूज हो जाओ तो वो होता है परप्लेक्स होना, कंफ्यूज होना. माइनर और क्लियर. माइनर यानी छोटे, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, तो मेरा और आपका, हम दोनों का करेक्ट ख्याल है कि क्लियर डिफरेंसेस उनका मतलब है कि दोनों मीडियम्स के अंदर काफी क्लियर डिफरेंस है आपस में. ठीक है, तो डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस. आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल एंड मेक इट मच फर्दर इन द इयर्स टू कम इन माई कॉलेज एजुकेशन इज इन द बुक. आई हैड लिटिल स्पेस सो आई हैव रिटन लाइफ. ठीक है, तो आप एक्सेल टू डू एक्सट्रीमली वेल. ठीक है, एक्सेल का मतलब हाई नहीं है. ठीक है, हाई का मतलब होता है रेज्ड. ठीक है, एग्जॉल्टेड. एग्जॉल्टेड हरगिज उसका मतलब नहीं है. एग्जॉल्टेड का क्या मतलब होता है? होमवर्क है, फाइंड इट आउट एंड लेट मी नो. ठीक है, टू डू एक्सट्रीमली वेल over here is what excel mean in this sentence. ठीक है, इस सेंटेंस में excel का मतलब है to do extremely well. Next question, next option. The last couple of years have been a long bumpy ride for me. एक लंबी bumpy ride जिसमें बहुत सारे आपके bumps हैं. ठीक है, speed breakers हैं, hurdles हैं, hassles हैं. ठीक है, easy time, hard और challenging या leisure. leisure का मतलब होता है comfortable. ठीक है, तो a long bumpy ride का मतलब हरगिज comfortable, हंसता खेलता leisure time नहीं है, ना ही easy time है. a long bumpy ride means hard and challenging.
hard and challenging. ठीक है. Next option is everyone had a dash on his or her face on the way home. What do you think will fill in this blank? Grin, smile या smirk? Grin होती है बहुत wide smile, ठीक है. Ear to ear smile जिसको कहते हैं, खुल के मुंह पूरा खोल के हंसना, ठीक है. Smile is simple smile where your lips are smiling but the teeth are not clear. Grin के अंदर दांत भी नजर आते हैं और स्माइल सिर्फ ये होती है. और स्मर्क क्या होता है? स्मर्क होता है जब आपने कोई सख्त शैतानी की होती है, ये वाली स्मर्क होती है, ठीक है. तो जब आप अपने घर वापस जा रहे हैं, ठीक है, कुछ काम करके, ऑब्वियसली यू आर टायर्ड, you are not as energetic as you were when you were coming there, wherever you had been, ठीक है. You were tired but you had a good time, ठीक है. तो with a tired attitude, with a tired body, you cannot jump and grin, you can only smile. तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर smile आएगा. With a tiring body, with a tired body, you cannot definitely grin. You grin and gamble when you are very happy. ठीक है. Page 105. I hope आपने खोल लिया है. I hope आपके पास पेंसिल्स हैं. I hope आपने आंसर्स साथ साथ मार्क कर लिए हैं. ठीक है. 5 ऑप्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए और आपको आंसर्स क्लियरली बताए. Let's move on to the 6th option. और जब तक मैं 6th ऑप्शन पे मूव करती हूँ, आप लोग जहां से अगर कुछ मिस हुआ है तो मुझे पॉज करके वहां से उसको कंप्लीट करें और फिर मैं आपको 6th ऑप्शन से ऑनवर्ड्स आंसर्स लिखवाती हूँ, डिक्टेट कराती हूँ, समझाती हूँ. ठीक है जी. 6th ऑप्शन आपसे क्या कह रही है? 6th ऑप्शन आपसे ये कह रही है कि लवली का सिनोनिम क्या है. सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स विद द सेम मीनिंग. डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन होती है मोर देन वन वर्ड की. सिनोनिम होता है वो वर्ड जो एक स्पेसिफिक वर्ड की सेम टू सेम मीनिंग कैरी कर रहा होता है. ठीक है. तो लवली का क्या मतलब होगा? अनअट्रैक्टिव. व्हाट डू यू थिंक लवली वुड मीन? Unattractive, beautiful या ugly? You look very lovely today. So would you be looking unattractive or ugly? No. You would have been looking very beautiful. ठीक है. तो the synonym of lovely is beautiful. ठीक है. The synonym of culprit is, culprit क्या होता है? कसूरवार, जिसने कुछ गलती की होती है. ठीक है. He is culprit of throwing garbage on the floor. He is the culprit who has stolen my pencil. ठीक है. culprit वो होता है वो शख्स जिसने गलती की होती है. तो उसका सिनोनिम क्या होगा? innocent, offender या honest. innocent का मतलब क्या होता है? मासूम. अफेंडर का मतलब होता है जिसने किसी को अफेंड किया हो, जिसने किसी को दुख दिया हो, जिसने किसी का दिल दुखाया हो. और ऑनेस्ट होता है सच्चा. तो कल्प्रिट का मीनिंग या कल्प्रिट का सिनोनिम क्या होगा? यस, यू आर राइट, अफेंडर. ठीक है. जिसने कोई गलती की होती है, जिसने किसी को अफेंड किया होता है. कल्प्रिट भी तो वही होता है ना, जिसने किसी को अफेंड किया होता है, जिसने किसी का दिल दुखाया होता है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल चीज को डैमेज किया होता है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 8 इज द एंटोनिम ऑफ अबैंडन. एंटोनिम क्या होता है? सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स और एंटोनिम होते हैं वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स. ठीक है. वर्ड ऑपोजिट्स, वर्ड एंटोनिम्स. ठीक है. अबेंडन का क्या मतलब होता है? अबेंडन का मतलब होता है छोड़ के चले जाना. ठीक है. वहां पर यारो मददगार छोड़ देना. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? माइंड यू, हम सिनोनिम नहीं ढूंढ रहे. बहुत केयरफुली यू नीड टू रीड योर क्वेश्चन. ऐसा ना हो कि ऊपर 2 सिनोनिम देखते देखते नीचे भी आप इसका सिनोनिम मार्क कर दें. आपसे पूछा गया है एंटोनिम, ऑपोजिट.
ठीक है। एंटोनिम सपोर्ट यानी हेल्प करना, डिस्कार्ड यानी छोड़ देना, या डिजर्ट यानी बिल्कुल अबैंडन कर देना। अबैंडन एंड डिजर्ट आर वन ऑफ द सेम थिंग। अब एक डिजर्ट होता है ये वाला, ये होता है डेजर्ट, सहरा। एक ये डेजर्ट होता है, ये डेजर्ट होता है मीठा, कुछ मीठा हो जाए, और ये डेजर्ट होता है अबैंडन। ठीक है, तो अबैंडन का मतलब होता है बेयारो मददगार छोड़ देना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट का मतलब होती है हेल्प करनी, किसी को किसी की लाइफ में हेल्प करनी। ये ABC ऑप्शन है, ठीक है, ये ABC इन सेंटेंस का पार्ट नहीं है। और आई होप कि आपको डेजर्ट, डिजर्ट और ये वाला डेजर्ट, इन तीनों का मतलब आ गया होगा। इन सब की प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिजर्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, अदरवाइज मोर और लेस ये सेम है, गलती नहीं करना इनके अंदर। द एंटोनिम ऑफ ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है? शाइनिंग, है ना? द लाइट शाइन्स ब्राइट, शाइनिंग, रिफ्लेक्टिव, तेज। ठीक है, तो इसका एंटोनिम, एंटोनिम नॉट सिनोनिम, ब्रिलियंट नहीं लिख देना। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। क्लियर नहीं लिखना, क्लियर का ब्राइट से दूर दूर करीब करीब का कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, इसके साथ जो दो वर्ड्स मैच करते हैं वो है डार्क और ब्रिलियंट। एंटोनिम उलट, ब्राइट का उलट डेफिनेटली डार्क। बहुत ध्यान से आपने अपना ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है। आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आते हैं, इसी तरह से आते हैं, और उसमें फुल मार्क्स लेने आपको आपके 90% परसेंटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज समवन एट माई कुकीज। समवन एट माई कुकीज, प्रोनाउंस वाला लेक्चर याद करो। प्रोनाउंस वाले लेक्चर में हमने ये सारे प्रोनाउंस किए थे। ठीक है, इसीलिए हमने ग्रेड 9 और 10 के ग्रामर लेक्चर्स अलहदा से एक अलहदा सीरीज में दिए हैं, सो दैट आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भरपूर हेल्प हो जाए। समवन एट माई कुकीज, ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, मी। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है? ये रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं है। इनडेफिनिट, यस, ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं जिनका जो सब्जेक्ट है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, वो क्लियर नहीं है। हमें नहीं पता who that specific someone is, so we are referring to somebody who is unknown, right? So this is an indefinite pronoun in this specific sentence. Next is the watchman blew his whistle. Blew का मतलब है बजाना, blow करना। Obviously whistle में आप हवा फेंकते हैं, blow करते हैं तो whistle चलती है। ठीक है, the watchman blew his whistle। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, या रेगुलर वर्ब है? जल्दी से रिकैप करो, जल्दी से रिफ्रेश करो। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ब्लू हिज विसल, इस ब्लोइंग का ऑब्जेक्ट है। उसने किसको ब्लो किया? उसने विसल को ब्लो किया, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई एम अफ्रेड आई कांट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी, ये आपकी ऑप्शन नंबर 12 है। वो ऑप्शन नंबर 12 ये कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता। अब ये जेरेंट है, ये पार्टिसिपल है, या ये इन्फिनिट है? जेरेंट क्या होता है? नाउन होता है। पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया था? ईडी या आईएनजी लगाया था। ना ईडी है ना आईएनजी है, तो ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, जिसका कोई क्लियर
कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुछ नहीं बता रहा कितनी मनी, कोई अमाउंट नहीं है, इन्फिनिटिव अमाउंट है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर इन्फिनिटिव है। एक स्पेसिफिक अमाउंट इज नॉट डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज हु इज द मैन एट द डोर, ठीक है। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन, वी आर आस्किंग हु इज द मैन, ठीक है। तो ये आपका इंडेफिनिट तो खत्म हो गया, हमको पता है वी आर स्पेसिफिकली referring to a man who's at the door and we are asking about his identity. So this is an interrogative pronoun, ठीक है। ये आपका interrogative pronoun है। ये आपका interrogative pronoun हो गया। 13 sentences हमने कर लिए, रिव्यू 3 एक्सरसाइज की। लेट्स मूव ऑन टू द 14th सेंटेंस। जी, लेट्स मूव ऑन टू द एडवर्ब्स। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली बाय द कैट, ठीक है। कैट ने, एक बहुत चालाको मासी ने मेरे ऊपर सक्सेसफुली ट्रिक प्ले की, ठीक है। अब ये आपका कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। सक्सेसफुली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी बड़ी कामयाबी से, किस तरीके से? उसने बड़ी कामयाबी से मेरे ऊपर एक ट्रिक खेली, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock। क्या फ्रीक्वेंसी है हमारी प्रैक्टिस की? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, हम कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, हम किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं? नहीं। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कब कब हम एक्सरसाइज करते हैं, कब कब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो जिस फ्रीक्वेंसी से हम प्रैक्टिस करते हैं उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये उसकी फ्रीक्वेंसी बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट, ठीक है। विल एक्सेप्टेड, वुड एक्सेप्टेड, वुड हैव एक्सेप्टेड, ठीक है। इफ ही ऑफर्स, कौन सा टेंस ये आपको बता रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके अंदर हमने कंडीशनल पास नहीं लगाना, ठीक है। अगर उसने मुझे ऑफर की, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें हमने पास नहीं लगाना। इफ ही हैड ऑफर्ड होता तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट, इफ ही ऑफर्ड होता तो हम वुड कर देते, ठीक है। इसमें हमने कंडीशनल टेंस नहीं निकालना। इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई विल एक्सेप्ट इट। ये ए है, मैंने इसको 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपने इस पर सिंपल फ्यूचर लगा देना, ठीक है। आपने इसके अंदर कोई अपनी चालाकी नहीं दिखानी, कोई मुश्किल टेंसेस डाल के इस सेंटेंस को इनकरेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट सेंटेंस, yesterday at 5 o'clock I dash apples, ठीक है। I was eating, I ate, I had eaten, ठीक है। अब इधर देखें, ये सेंटेंस आगे कहीं कंटिन्यू नहीं है। yesterday at 5 o'clock I had eaten an apple when you have arrived, when you had arrived, ठीक है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, इसको आपने रूल आउट कर दिया, ठीक है। Yesterday at 5 o'clock I was eating apples when you came, नहीं, कंटिन्यूस को भी आप रूल आउट कर दें, सिंपल पास्ट टेंस यूज करें। जहां जहां आप सिंपल टेंसेस यूज कर सकते हैं इनडेफिनिट, वहां वहां आपने इनडेफिनिट यूज करना है। Yesterday at 5 o'clock I ate an apple, करेक्ट, और I ate apples।
18th. By the time we got to the cinema, the film, so we missed the first 5 minutes. अब यहाँ पे कंडीशन है, अब यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है. By the time we got to the cinema, the film had started. ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है. By the time got, ये पास्ट टेंस है आपका, तो हमने ये तो रूल आउट किया. The film started नहीं, had started. ठीक है, immediate past, indefinite past नहीं, immediate past. जब तक सिनेमा में पहुंचे फिल्म शुरू हो चुकी थी. immediate past, इसीलिए हमने past perfect लगाया. Remember this. 19th sentence है, flying above the lake at this time of night seems a little dangerous. ठीक है, वो ये कह रहा है कि flying above the lake at this time of night seems a little dangerous. लग रहा है कि हैरी पॉटर में से निकला है ना. अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये इन्फिनिटिव फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है. प्रेपोजिशनल फ्रेज रूल आउट कर दें, ये फ्रेज प्रेपोजिशन से नहीं स्टार्ट होता. लेट्स चेक कि ये जेरेंड है या इन्फिनिटिव है. ठीक है, इन फ्लाइंग अबव द लेक इज नॉट अ नाउन. जेरेंड फ्रेज होता है नाउन फ्रेज जो काम करता है एज अ नाउन. At this time of night you are doing something, so this is a verb. Gerund वो word होता है, वो verb होता है जो noun की place लेता है. So it's not a noun, it's an infinitive phrase. हमने समझ के रूल आउट करके फिर इसको सॉल्व किया है. They invited us to their home yesterday. ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है. आपने इसको बताना है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. इसमें हैड है नहीं है, ये रूल आउट हो गया. आईएनजी है वर्ब के साथ नहीं है, ये रूल आउट हो गया. तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट. हमने सारी ऑप्शंस को क्लियर करके उनको रूल आउट करके फिर हमने आंसर निकाला है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ना इसमें हैड है ना इसमें आईएनजी है. अ न्यू कंप्यूटर वाज बॉट बाय देम. इस सेंटेंस में आपको कहा गया है कि इस पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करें. इनकी 3 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शंस आगे चल के हैं. ये ऑप्शन पढ़ती हूँ, ठीक है, रीड करती हूँ, देखती हूँ ये करेक्ट है कि नहीं है, और उसके बाद फिर हम बाकी की 2 ऑप्शंस को देखेंगे. ठीक है, अ न्यू कंप्यूटर वाज बॉट बाय देम. खरीद कौन रहा है, खरीद दे रहे हैं. तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ये है. ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू कंप्यूटर. ठीक है, खरीदा क्या जा रहा है, न्यू कंप्यूटर. और ये क्या टेंस बता रहा है, ये टेंस बता रहा है पास्ट टेंस. ठीक है, टेंस आपकी है पास्ट टेंस. तो दे बाय, बाय क्या है, प्रेजेंट टेंस. फॉरन से ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया. हालांकि डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट इज सिटिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, लेकिन जब इसकी टेंस ही गलत है तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द अदर 2 ऑप्शंस एंड लेट्स सी whether they are correct or not. जी, फर्स्ट सेंटेंस आपको कह रहा है they bought a new computer. They, doer of the action is in the beginning of the sentence. Bought, past tense, a new computer. This seems right, but let's not rule the last one out. Let's read the last sentence as well and then we can decide which is the correct answer. They have bought a new computer. अब इसमें इन्होंने perfect tense डाल दिया. A new computer has been bought by them तो नहीं था ना, तो हमको एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस नहीं चाहिए. इसका मतलब ये भी गलत है. इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है, they bought a new computer. ठीक है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ये टॉप वाला है. एक्टिव पैसिव
का कन्वर्जन याद है, ठीक है, हमने पूरा एक लेक्चर इस पे बेस्ड किया है, कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए, ना prepositional phrases, ना gerunds, ना हमारे लिए pronouns and not even adverbs. We have done everything. With this, the question number 1 of review exercise 2 had been done. Review exercise 2 का second question है जो उसके previous chapters है उनसे related 4 additional questions का. Let's quickly do those questions as well और उसके बाद फिर हम quick recap करेंगे आज के lecture का, ठीक है. तो ये 4 questions ये थे कि पहला question ये है कि how can we raise the status of our country, अपनी country का status कैसे raise कर सकते हैं, upgrade कर सकते हैं. Very simple answer. I've written the helping word on the board. You know the answer. You have to just phrase it out clearly or properly. ठीक है? We can raise the status of our country by working hard. Simple. Or you can even write it in this manner that with our hard work we can raise the status of our country. ठीक है? Ignore ना करो बेटा. जहाँ पे जो sentence, जहाँ पे जो question मिल रहा है उसको जरूर सॉल्व करो, उसको जरूर अटेम्प्ट करो. वी नेवर नो व्हाट माइट कम इन द एग्जाम, ठीक है. 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. अगर यहाँ रिव्यू क्वेश्चंस में क्वेश्चन आंसर्स बैठे हुए हैं तो उनको भी सॉल्व कर लो. पता है बहुत आसान है, एक दफा सुन लेंगे पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सनशाइन ऑन रेनड्रॉप्स. द रेनड्रॉप्स विल शाइन ब्राइटली अंडर द sunshine, or the sunshine will affect the raindrops to shine more brightly, or the effect of sunshine on raindrops is that they will shine more brightly. ठीक है. What role can media play in bringing harmony in the society? Media can play a vital role in bringing harmony in the society by spreading the message of peace and love. ठीक है. Media can play a vital role in bringing harmony in the society by spreading the message of peace and love. I have repeated twice just for you, just for the sake that you will write the answers quickly and with me side by side on your books. Co-curricular activities prepare the students for future. How? Co-curricular activities prepare the students for their future by building up confidence in them. ठीक है. Questions के helping words board पे हैं. हरगिज मेरी जान ये helping words को अपने पेपर में नहीं लिखना बेटा. आंसर को properly phrase out करके लिखना, ठीक है. ये बोंगी नहीं मारना. 10 में से 10 नंबर लेने हैं, ठीक है. रिव्यू क्वेश्चंस मैंने आपके साथ किए. सिनोनिम्स एंटोनिम्स का डिफरेंस किया. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, जेरेंड्स, जेरेंड फ्रेजेस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, जो भी ग्रामर पोर्शन था सारा आपके साथ किया मैंने इस रिव्यू एक्सरसाइज का. इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करना और आई होप दैट बाय दिस टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे. इंशाल्लाह वी विल मीट सून विद द next lectures of this review exercise. By that time, stay at home, stay safe, follow the SOPs और बच्चा पढ़ना शुरू कर दो. अल्लाह हाफ़िज़.